महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी। अब मिथक से इतिहास तक की दूरी में फैल चुकी है। एक लड़ाई पिछले 24 साल से चल रही है। इसके बारे में शायद कोई किताब नहीं लिखी जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस लड़ाई के बारे में जानना जरूरी नहीं। ये लड़ाई है चिन्मयी मोइत्रा की। 1987 यानी 1987 में चिन्मयी मोइत्रा को कानपुर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी में डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पर्सनल असिस्टेंट का कार्यभार दिया गया। अनऑफिशियल तौर पर पोस्ट सेकंड ग्रेड ऑफिसर की थी। पैसा ग्रेड 3 के हिसाब से मिल रहा था। 6 साल तक उन्होंने ये कार्यभार संभाला। उसके बाद 1993 में जब आधिकारिक प्रमोशन की बात आई तो उनसे 11 साल जूनियर रहे व्यक्ति को प्रमोट करके ग्रेड 2 में भेज दिया गया। चिन्मयी से कहा गया कि वो एजीएम के तहत काम करें। चिन्मयी ने इस बात को चैलेंज किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सीएटी को अर्जी दाखिल की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि उनकी प्रमोशन की अर्जी पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि हायरार्की के हिसाब से उनका नाम पहले आता है प्रमोशन के लिए। जब यह ऑर्डर चिन्मयी ने दाखिल किया अपने ऑफिस में, उसके बाद से उनका जीना हराम कर दिया गया। चिन्मयी के सबसे छोटे बेटे मलय मोइत्रा ने बताया कि उनकी मां को 1994 की फरवरी से सैलरी मिलनी बंद हो गई। ऑफिस वालों ने उन्हें अंदर तक घुसने नहीं दिया और उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजने शुरू कर दिए कि वो एब्सेंट क्यों हैं। श्रीमती चिन्मयी मोइत्रा, क्या आप बताएंगे कि आपकी सैलरी फरवरी 94 में बंद कर दी गई और उसके बाद से आपको कुछ नहीं मिला? ये सैलरी बंद करने का आइडिया उस समय किसका था? आपके उस समय के कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन थे? श्री एन राय। तो उन्होंने कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करवाई, किसी तरह की कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि आपकी सैलरी बंद की जा रही है, इस पर आपको कुछ कहना है, या नहीं, कोई उन्होंने रीज़न मांगा हो आपसे? नहीं, अचानक से उन्होंने आपकी सैलरी बंद कर दी? अच्छा, हमने तो देखा कि आपकी ये जो कंपल्सरी रिटायरमेंट की इंक्वायरी थी ये काफ़ी लंबे समय तक चली, 3 वर्षों तक चली। हालांकि बाद में माननीय न्यायालय ने माना कि ये कंपल्सरी रिटायरमेंट गलत तरीके से दिया गया था, विद्वेषपूर्ण भाव से दिया गया था। ये कंपल्सरी रिटायरमेंट जब कंडक्ट की इंक्वायरी जो कंडक्ट की गई थी 3 वर्षों तक जो लगातार चली है, इन 3 वर्षों में क्या अधिकारियों की नज़र में एक बार भी नहीं आया कि उस महिला पर इंक्वायरी कर रहे हैं जिसे फरवरी 94 से कुछ मिला ही नहीं है, फरवरी 94 से कुछ दिया ही नहीं गया है, और उस पर 1996 से 1999 तक वो 3 वर्षों तक लगातार इंक्वायरी किए जा रहे हैं? उनके इंक्वायरी ऑफिसर कौन थे? इंक्वायरी ऑफिसर तो आर प्रसाद थे। इंक्वायरी ऑफिसर पता करने की कोशिश की गई तो पता ये चला कि डीजीएम के ऑर्डर पर सैलरी रोकी गई है। ये बताया गया कि कोर्ट ऑर्डर आप लेकर आई, अब उसकी जजमेंट की वजह से आप ज्वाइन नहीं कर सकती हैं। घर में बीमार पति थे जो नौकरी नहीं कर सकते थे। 4 बच्चे थे जिनका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी अकेले चिन्मयी पर थी। जुलाई 1994 में आशा जगी। लखनऊ ट्रांसफर होने का ऑर्डर आया। प्रमोशन मिलने की भी बात हुई, सेकंड ग्रेड का पद मिलता, लेकिन डिपार्टमेंट ने फिर से गच्चा दे दिया। कंट्रोलिंग ऑफिसर यानी जो उनके रिपोर्टिंग मैनेजर थे, डीजीएम थे, उन्होंने चिन्मयी को रिलीव नहीं किया उनकी ड्यूटी से। लखनऊ शिफ्ट होने के लायक पैसे भी नहीं थे चिन्मयी के पास, तो कन्वेंस के पैसे मांगने पर भी नहीं दिए गए। जनवरी 1995 में उनका ट्रांसफर प्रमोशन ऑर्डर कैंसिल हो गया। 1996 में चिन्मयी फिर से कोर्ट के दरवाजे गईं, तब उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने कंपल्सरी रिटायरमेंट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी। कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी एक तरह से फायर कर देना किसी को। 1999 में जबरदस्ती उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया, यानी समय से पहले जबरन रिटायर होने पर मजबूर किया गया। चिन्मयी ने बच्चों को ट्यूशन दी। उनके बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन दी। उनके सबसे छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए सभी ने मिलकर कोशिश की। 2010 में चिन्मयी के पति गुजर गए। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनको बचा लेते। मलय ने बताया कि उनके पति यानी चिन्मयी के पति के आखिरी समय में उनके पास सिर्फ 207 रुपए बचे थे। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने में खर्च करती, डॉक्टर की फीस देती, दवाई खरीदती,
या अपने पति का अंतिम संस्कार करती, उन्हें खुद भी पता नहीं था। 2002 में उन्होंने अपने कंपल्सरी रिटायरमेंट को चैलेंज किया। अभी भी चिन्मय ने हार नहीं मानी थी। कैट इलाहाबाद ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बीएसएनएल नया बना था और अधिकार क्षेत्र का जो पंगा यानी जुरिस्डिक्शन होता है वो सॉल्व नहीं हुआ था। चिन्मय फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गई। 11 साल लगाए कोर्ट में, 11 साल लगाए हाई कोर्ट ने, और ये डिसीजन फिर CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को दे दिया और कहा कि 6 महीने में डिसीजन दो। अभी तक चिन्मय अपने बच्चों के साथ सर्विस क्वार्टर में रह रही थी क्योंकि ये पंगा चल रहा था। उस क्वार्टर का किराया BSNL ने चुकाने का नोटिस भेज दिया। किराया कितना था? 34,33,494 रुपए, 34,33,494 रुपीज। 19 जून 2018 को कैट इलाहाबाद ने 2002 के मामले पर अपना फैसला चिन्मय मोइत्रा के पक्ष में सुनाया। BSNL को पूरा बकाया चुकता करने के आदेश दिए। पेंशन, अरियर सब कुछ मिलाकर पूरा क्लियरेंस करने की बात कही 2 महीने के भीतर। इस निर्णय को चैलेंज करने के लिए BSNL हाई कोर्ट पहुंचा, अपील दाखिल की। हाई कोर्ट ने पहली ही हियरिंग में BSNL की अपील को खारिज कर दिया। कैट के निर्णय को बरकरार रखा। अगस्त में यह निर्णय आया। BSNL के पास नवंबर तक का समय था चिन्मय के पूरे पैसे चुकाने का। लेकिन क्या चिन्मय के 24 साल वापस करने की कुव्वत है BSNL में या किसी और में? मलय ने बात करते हुए कहा, मेरी माँ 71 साल की हो गई है। किसी को नहीं पता कि कब वो आखिरी सांस लेंगी। मेरे मर्चेंट नेवी में आने के बाद से हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन माँ ने जो साल खो दिए वो तो कोई नहीं लौटा सकता ना। मेरी बहन अब अपनी ग्रेजुएशन कर रही है। मेरा बड़ा भाई अब BA कर पा रहा है इतनी उम्र में। मेरे पिताजी को बचाया जा सकता था, लेकिन हम समय पर पहुंच नहीं पाए, पैसे ही नहीं थे। 25 वर्ष बीत चुके हैं। इस महिला को आज तक किसी प्रकार का कोई वेतन, कोई भत्ता, कोई पेंशन नहीं दी गई। दो माननीय उच्च न्यायालयों ने अपने आदेशों में कह दिया है, आदेशित कर दिया है BSNL को, भारत संचार निगम लिमिटेड को, कि इस महिला को इसके सारे ड्यूज़, इसके सारे पेंशन दे दिए जाएं। उसके बावजूद BSNL ने आज तक उनको उनके ड्यूज़ नहीं दिए। 6 महीने हो गए हैं माननीय न्यायालय का आदेश आए हुए, लेकिन अभी तक इस संस्था ने माननीय न्यायालय के आदेशों का कोई पालन नहीं किया। जब ये पूछा गया कि क्या BSNL ने हाई कोर्ट के निर्णय के बाद से कोई लेटर या मेल या कॉल किया है जिसके जरिए ये इंफॉर्मेशन दी जा सके कि प्रोसीजर कहां तक पहुंचा, तो मलय ने बताया कि उन्होंने बार बार BSNL के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर को ट्वीट किया, दूसरे हैंडल्स पर ट्वीट किया, लेकिन एक तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। टीम की तरफ से जब डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो उनके पब्लिक फोन नंबर पर कोई रिस्पांस नहीं आया। मलय से जब पूछा गया कि इस वक्त उनका परिवार क्या चाहता है, मलय ने कहा कि माँ से इस बारे में बात करने पर वो वापस उन सभी बातों को जीने लगती हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि वो जीत गई हैं, उनके खिलाफ के सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, लेकिन खोया समय कौन लौटाएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो अपने आखिरी पल चैन से जी सके, सुकून से इस दुनिया से जा सके। इस मामले में टाइमलाइन निकल गई है। BSNL ने इस मामले में रिव्यू पिटीशन डाली डेडलाइन खत्म होने के ठीक पहले हाई कोर्ट में। वो भी पहली हियरिंग में खारिज हो गई। चिन्मय के परिवार वालों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गुहार लगाई है। वहां से ये कहा गया है कि मामला जांच के संबंधित कार्यालय में भेजा जा रहा है। चिन्मय मोइत्रा अभी भी न्याय का इंतजार कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। हम कुछ और नहीं कहेंगे आपसे, हम आपसे सिर्फ एक गुजारिश करेंगे कि अगर आपको लगता है कि चिन्मय मोइत्रा को न्याय मिलना चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, BSNL तक पहुंचाइए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाइए, उनसे जवाब मांगिए कि ये क्या चल रहा है। एक 71 साल की औरत पिछले 24 साल से लड़े जा रही है सिस्टम के खिलाफ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोर्ट की अवमानना के हालात तक पहुंच चुकी है बात, BSNL ने उनके पैसे नहीं लौटाए हैं। ये सारी बातें पूछनी जरूरी हैं। चिन्मय मोइत्रा के साथ खड़ा होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए आप उसमें मदद कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।